नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। गुजरात लॉबी के लिए ये चिंता की बात है। जिस तरह से बिहार से संकेत आ रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह की रैली में कुर्सी खाली पड़ी हुई है, ये कम परेशान करने वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर बिहार हारे तो एनडीए के आपसी सहयोगी नायडू और नीतीश भी एक अलग राह पकड़ सकते हैं। उन्हें परेशानी ये है कि भाजपा संसदीय दल बोर्ड की बैठक बुलाने का दबाव बन सकता है और जाहिर है फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी को खतरा हो सकता है। बिहार के हालात क्या हैं, मैं सीधा आपको बिहार ले चलता हूँ। 4 पीएम के स्थानीय संपादक अभिषेक मिश्रा के पास, जो बताएंगे बिहार में चल क्या रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। चलते हैं अभिषेक मिश्रा के पास। अभिषेक बाबू, 4 पीएम में आपका स्वागत। क्यों क्या कहूँ, आप ही का 4 पीएम है, बिहार के में आप हैं तो। लेकिन गदर कटा हुआ है बिहार में। अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रैलियां कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं पीछे। वो बड़ी बुरी तरह से वायरल हो रहा है। उधर तेजस्वी का हेलीकॉप्टर एक जगह नहीं उतरने दिया। अमित शाह की रैली चल रही है, तेजस्वी ने कहा बिल्कुल तानाशाही है। तेजस्वी यादव टेप रिकॉर्ड बजा रहे हैं और उसमें मोदी जी के झूठे भाषणों की एक लंबी सिलसिला सुनाते हैं। 1.25 लाख करोड़ बिहार को दिए गए, बिहार को इतने रुपए दिए गए, इतने रुपए दिए, और फिर वो पूछते हैं पता इसमें से बिहार को क्या मिला। नतीजा वो जो 2014 में था कि 15 लाख खातों में आ जाएंगे, सबके सिर पे छत होगी, सबको 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। पता चला कि सारी कहानी बिहार में भी दोहराएगी। अब जरा मुझे बिहार की जमीन पर आप मौजूद हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो फील्ड में जाके, जरा मुझे बिहार की तस्वीर बताओ, क्या उभर रही है? क्योंकि महिलाएं और नौजवान ये एक बड़ा वर्ग है जिस पर सबकी निगाह लगी हुई है। इन महिलाओं और नौजवानों का रुख किधर दिख रहा है? जरा मुझे विस्तार से समझाओ। देखिए, ये दो जो वोटर हैं सर, महिला वोटर हैं और युवा वोटर हैं। ये दो वोटर बहुत तय करते हैं। जाति की बात होती है, जातीय गणित बहुत कुछ तय करता है, लेकिन युवा भी एक तबका है, युवाओं का एक तबका है, वो भी वोटरों का एक तबका है, महिलाओं का भी एक तबका है। एनडीए के लिए जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि एनडीए को सबसे ज्यादा भरोसा, जेडीयू बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा अपना जो चुनाव के आखिरी में, बिल्कुल चुनाव नजदीक था और जब उन्होंने ये दाव चला कि 10,000 रुपए की राशि महिलाओं को दी जाएगी, 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और उससे ये भरोसा था भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को, एनडीए को, कि ये दाव बड़ा कारगर होगा। और जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी थी। लेकिन जब हम गांवों में लोगों से बात करते हैं, शहर में मिले जुले लोग मिलते हैं, लेकिन जब गांवों में लोगों से आप बात करते हैं, बहुत उत्साह इन चीजों को लेकर नहीं है। 10,000 रुपए के, हम मनेर विधानसभा क्षेत्र गए, हम सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में गए, हम कई विधानसभा क्षेत्रों में, और हमारे सहयोगी क्षितिज कांत भी बिहार में हैं और लगातार अलग अलग दूसरी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तो दर्शक जब 4 पीएम के वो वीडियोस देखेंगे, जो पब्लिक की राय है, जो लोगों की राय है, तो उनको समझ में आएगा हम जो बात कर रहे हैं। बहुत उत्साह नहीं है लोगों में 10,000 को। लोग कहते हैं कि भाई पहले से सरकार कहा थी, पहले क्यों नहीं दिया। और जो बात 125 यूनिट बिजली की बात जब हम करते हैं तो कहते हैं तेजस्वी आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए, उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन अटक गठबंधन है, लटक गठबंधन है, भटक गठबंधन है। अब किस्मत देखिए कितनी खराब है भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि उसके अगले दिन ही उपेंद्र कुशवाहा ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री हैं। तो एक तरफ अमित शाह कर रहे हैं, अमित शाह की अपनी पार्टी में साख होगी, लेकिन गठबंधन में किस तरह की साख है या कितनी साख उनकी गिरी है कि उपेंद्र कुशवाहा वो नेता है जो भाजपा की कृपा पर राज्यसभा सांसद हैं। जीतन राम मांझी वो नेता है जो भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर केंद्र सरकार मंत्री, अपनी पार्टी के वो अकेले सांसद हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो लोकसभा का चुनाव भी हार गए थे, और बावजूद अगर वो बीजेपी पर आंखें तरेर रहे हैं तो इसको भारतीय जनता पार्टी की खराब किस्मत ही कही जाएगी। जिनकी राजनीतिक हैसियत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने की नहीं है। तो जाहिर है नीतीश कुमार की सह पर नीतीश कुमार खामोश रहकर भी बहुत फेल कर रहे हैं। तो एक तो मामला यह है कि भाई 14 नवंबर को क्या होगा। दूसरा मामला सर, जो आपका सवाल था कि भाई बिहार में क्या चल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है। तो जमीनी हकीकत यही है कि भ्रष्टाचार की बात सबसे ज्यादा लोग करते हैं। भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा है और बिहार
की जमीन बिहार में जड़ तक ये बात फैली हुई है और तेजस्वी यादव उसको भुना भी रहे हैं और उसको कह भी रहे हैं कि अगर आपने एनडीए को वोट दिया तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं। और बिहार के लोग भी यही कहते हैं, बिहार में ये परसेप्शन बहुत जड़ तक स्थापित हो चुका है कि नीतीश कुमार न सरकार चला रहे हैं न पार्टी चला रहे हैं, और बिहार में एनडीए की सरकार का मतलब बीजेपी की सरकार। तो जाहिर है जो लोग बीजेपी की सरकार नहीं चाहते, कुछ लोग चाहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं चाहते, कुछ लोग चाहते भी हैं, लेकिन जो धड़ा नहीं चाहता कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने और वो नीतीश कुमार को पसंद भी करता रहा हो या कर रहा हो, तो वो एनडीए के साथ नहीं जाएगा। युवाओं का जो वोट बैंक है वो छिटका है, महिलाओं का जो वोट बैंक है वो छिटका है। और कमाल की बात यह है कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाने के बाद भी जमीन पर उसका उतना बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इसलिए कह सकता हूं कि सर, एक तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा, आपने झारखंड विधानसभा चुनाव कवर करने का मौका भी दिया था, और झारखंड के विधानसभा चुनाव को जब मैं कवर कर रहा था तो वहां मैंने देखा था कि ऐसी योजनाओं का जमीन पर क्या असर होता है। हेमंत सोरेन अगर मैया सम्मान योजना की बात कर रहे थे, मैया सम्मान योजना का कितना असर था ये हमने देखा था कि गठबंधन का कोई विधायक है, कांग्रेस का कोई विधायक है, उसके खिलाफ नाराजगी भी है, या जेएमएम का ही कोई विधायक है और स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ बहुत नाराजगी है, लेकिन वहां मैया सम्मान योजना ने जेएमएम को बचाया, गठबंधन को बचाया। और वहां वो फैक्टर काम नहीं कर रहा था, विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ चूंकि मैया सम्मान योजना का असर हमने झारखंड के गांवों में देखा, लोगों से बातचीत की, तो वहां बिहार में वो चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है, वो बात मुझे नजर नहीं आ रही है, इसीलिए ये मुश्किल है। दूसरा मामला गठबंधन के अंदर का है। आज ही हमने बहुत सारी बात हो सकती है सर, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहां से शुरू करूं कहां से खत्म करूं। आज ही एक लिस्ट सामने आई है कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की, उस लिस्ट में पप्पू यादव भी हैं। एक तो उस लिस्ट में ये संतुलन रखा गया है कि अगर इंडिया गठबंधन में कुछ विसंगतियां रही हैं और कांग्रेस के अंदर कुछ विसंगतियां रही हैं, उसको ठीक किया जाए। सब पप्पू यादव को भी उस लिस्ट में जगह दी गई है। उस लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी हैं, कृष्णा अल्लावरू भी हैं। पूरा संतुलन है कि कोई नाराज न हो, नाराजगी का भी पूरा ख्याल रखा गया है, सबको खुश रखने की कोशिश की गई है। और दूसरा, बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सुबोध कांत सहाय हो, अब 40 लोगों के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लिस्ट बताती है कि कितनी तगड़ी तैयारी मोदी के खिलाफ है। और ऐसी फौज 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उतारी थी, 15 में उतारी थी, मुझे याद नहीं है, इतनी ताकत कांग्रेस ने लगाई थी, ये मुझे याद नहीं है। और एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का मामला या मुस्लिम मुख्यमंत्री का मामला चल रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारी पार्टी कुर्बान कर दी थी रामविलास पासवान ने, लेकिन वही चिराग पासवान है। अपनी पोल खुद से ही खोल रहे हैं, एनडीए के लोग अपनी पोल खुद से ही खोल रहे हैं। चिराग पासवान एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पिता ने, उन्होंने कल ट्वीट किया कि हमारे पिता ने अपनी पार्टी कुर्बान कर दी थी 2005 में, मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। और चिराग पासवान को जब 29 सीटें मिली हैं तो उन्होंने सिर्फ एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया है। 29 में से एक सीट, कितनी बड़ी भागीदारी उन्होंने मुस्लिम को दी है। मोहम्मद कलीमुद्दीन किशनगंज की किसी सीट से खड़े हैं, उनको टिकट उन्होंने दिया है। तो अपने ही खेल में, अपने ही सवाल में फंस जा रहे हैं जो एनडीए के लोग हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम को लेकर फंसा ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी खेल करेगी। तो सही है कि एनडीए के सहयोगी दल जब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और अमित शाह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाद में तय करेंगे, तो ये बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री को लेके जंग शुरू है। तेजस्वी यादव छौंका लगा रहे हैं और कह रहे हैं नीतीश किसी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बड़ा सवाल यह है कि अब तक महिलाओं को नीतीश के नाम पर भरोसा था कि भाई नीतीश है, महिलाओं की बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब लगभग यह तय हो गया है, बल्कि मैं कहूंगा 99% तय हो गया कि अगर एनडीए की सरकार आती भी है तब भी नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ऐसे में नीतीश क्या बिहार को बीजेपी के हाथों में सौंप देंगे? क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि लालू यादव और नीतीश के बीच में यह था कि चाहे तुम जीतो चाहे हम जीते, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। और 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर जोर लगा लिया, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य कवर कर लिया, जीत लिया, लेकिन
बिहार में दाल नहीं गली। इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करना क्या बीजेपी को भारी पड़ सकता है? और क्या यह संभावना है कि 14 नवंबर को जब नतीजे आए तो चाचा एक बार फिर भतीजे की ताजपोशी की तैयारी कर दे कि भाई इन्होंने मुझे बहुत मुख्यमंत्री बनाया, अब तेजस्वी को मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। क्या नीतीश पलटी मार सकते हैं? ऐसी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं हवा में। इन बातों में क्या कुछ सच्चाई लग सकती है, क्योंकि आप बिहार को बहुत करीब से देखते हो? क्या ऐसी बातें हैं पॉलिटिकल गलियारों में, राजनीतिक चर्चाओं में? और नीतीश क्या ऐसा कर सकती है? नीतीश की राजनीति को जानने वाले लोग क्या कहते हैं? देखिए, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं सर, और आप इसकी तस्दीक बिहार को मुझसे ज्यादा बेहतर जानने वाले पत्रकारों से भी कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की स्थिति यह है कि उनकी पार्टी के 10-15 लोग, 10-15 बड़े लोग या 8-10 लोग, उनकी वफादारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। उनका वो बीजेपी के साथ हैं और वो बीजेपी के साथ बने रहने के पक्ष में हैं। नहीं तो जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी आबादी है, जेडीयू का एक बड़ा धड़ा है जो बिल्कुल इस बात का पक्षधर नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा जाए। मैं बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बहुत सारे नेताओं से बातचीत होती है और जो बताते हैं उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मैं ऑन द रिकॉर्ड एक बयान बार बार कोट करता हूं, और 4 पीएम को ही वो इंटरव्यू दिया था। बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं महेश्वर हजारी। उन्होंने कहा था कि आप, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये उनका ये बयान कोट इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि इससे ये समझा जा सकता है कि अमित शाह अगर ये कह रहे हैं कि समय बताएगा सीएम कौन होगा, या फिर ये कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो कितनी बेचैनी है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। वो बेचैनी जाहिर तौर पर बहुत खुलकर सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन वो दिख रही है बयानों में। तो बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने हमसे कहा था कि ठीक है आप ये करें, और कैमरे के सामने कहा था, ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए के सारे घटक दलों को ये फैसला लेना चाहिए और ये ऐलान करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 के चुनाव नतीजों के बाद। तो ये तो बड़ा स्पष्ट बयान है। बयान बेचैनी खुलकर सामने इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि जो लोग नीतीश कुमार के करीब हैं और जिनकी अभी जेडीयू में सबसे ज्यादा चल रही है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि जो बीज बहुत महीने पहले कहा, मुझे लगता है 1 साल पहले कहा था कि जेडीयू पर बीजेपी का कब्जा कुछ इस तरह हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही, अमित शाह ही जेडीयू के टिकट भी बांटेंगे। और क्या स्थिति रही टिकट बंटवारे में, उसकी एक वानगी जरा दर्शक भी सुन लें, या दर्शकों को पता होगा कि जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो जेडीयू की कई सिटिंग सीटें वो चिराग पासवान के खाते में डाल दी गई। राजगीर की सीट चली गई, हिलसा की सीट चली गई, सोनबरसा की सीट चली गई, मैरवा की सीट चली गई। ये सारी सीटें चिराग पासवान के खाते में डाल दी गई। और जब नीतीश कुमार को ये पता चला, बिना नीतीश कुमार को भरोसे में लिए हुए, जो हमारी जानकारी है, सीटों का बंटवारा हुआ, और जब नीतीश कुमार को यह पता चला, सोनबरसा की सीट जो चिराग पासवान के खाते में चली गई थी, वहां से रत्नेश सदा, नीतीश कुमार जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनको आधी रात को बुलाकर सिंबल दिया, और सिंबल मिला तो रत्नेश सदा रोने लगे सिंबल लेने के बाद। चिराग पासवान को जो 4 सीटें जेडीयू की उनकी झोली में चली गई थी, चिराग पासवान से वो सारी सीटें हासिल करनी, वो सारी सीटें छीन ली नीतीश कुमार ने। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और अगर जेडीयू के कुछ बड़े लोग जिनकी चल रही है, वो चिराग पासवान या भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार नहीं होते, तो नीतीश कुमार को जिन सीटों से आपत्ति थी या जिन सीटों पर नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं कर सकते थे, वो सीटें चिराग पासवान की झोली में कैसे चली जाती। तो ये तो दिख रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में जाएंगे और जब आप लोगों से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे, जो बीरचंद पटेल पथ है जहां जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और आरजेडी का दफ्तर है, वहां चाय की दुकानों पर आप जेडीयू के नेताओं से बात करेंगे, अक्सर लोग मिल जाते हैं जिनसे थोड़े व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। और ऐसे भी अगर आप लोगों से बात करेंगे, वो बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है, और बहुत अपना दर्द बयां करते हैं, बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। हाल के दिनों में जेडीयू के नेता ही पोस्टर लगाते रहे हैं। जेडीयू के नेता ही तो थे जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। जेडीयू के नेता ही थे जो जिन्होंने कई तरह का अभियान चलाया, भाई निशांत को लाइए। निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको लाने की बात क्यों हो रही थी? क्योंकि
जो सबसे बड़ी जेडीयू का एक बड़ा धड़ा जो नीतीश कुमार के बेटे को लाने की बात कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था कि एक तो उसको लगता था कि निशांत आ जाएंगे तो भाई पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, बच जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो खेल कर सकती है या पार्टी का अस्तित्व मिटने वाला है, कहीं विलय का संकट है, वो नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा निशांत को लाने की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि जेडीयू का एक बड़ा धड़ा चाह रहा था कि भाई इन 4-5 लोगों ने बहुत अति कर दी है, नीतीश कुमार के करीब रहने इनकी सबसे ज्यादा चल रही है, यही फैसले लेते हैं, यही सब कुछ तय करते हैं, तो निशांत आ जाएंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर ये परसेप्शन है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे लोग कहते हैं कि वो फैसले नहीं ले पाते हैं। नीतीश कुमार अब उस अवस्था में नहीं है जहां वो फैसले ले पाए या जहां वो पार्टी को चला पाए, सरकार चला पाए, और इसीलिए इसका फायदा उनके कुछ करीबी लोग उठा रहे हैं। तो इसीलिए जेडीयू के बड़े नेताओं को या कई नेताओं को लगता है, एक बड़े धड़े को लगता है कि निशांत आ जाएंगे तो जिनकी चल रही है उनकी नहीं चलेगी, और शायद निशांत इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि अभी जिनकी चल रही है उन्होंने निशांत को नहीं आने दिया अभी राजनीति में। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें चल रही हैं। सबसे बड़ा संकट जनता दल यूनाइटेड पर है, और दूसरा बड़ा संकट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं और जेडीयू के बड़े चेहरे हैं, उन पर भ्रष्टाचार, चाहे वो खुलासा प्रशांत किशोर ने ही किया हो, लेकिन बैकफुट पर तो दिखी है। भारतीय जनता पार्टी भी दिखी है, जेडीयू भी दिखा है। अशोक चौधरी जिन्होंने 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा प्रशांत किशोर को, और बाद में वो कहने लगे कि नहीं हम अब जनता की अदालत में जाएंगे, तो बैकफुट पर नजर आए। बीजेपी के जो सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त बिहार बीजेपी में है, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, उनसे टीवी इंटरव्यू में अगर सवाल पूछ दिया जाए कि भाई आपने मैट्रिक किया है कि नहीं किया है, मैट्रिक पास किया है कि नहीं किया है, तो वो बैकफुट पर आ जाते हैं, उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। उनसे लगातार इस तरह का सवाल पूछ असहज हो जाते हैं ऐसे सवालों पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज का कब्जा करने का आरोप है, और मैं नहीं कर रहा हूं, ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, और उसमें आपकी वो बात है बैकफुट पर अभिषेक। नजर आएंगे। अभिषेक, एक जी। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दलितों में एक बेचैनी देखी गई। ये मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों की पार्टी बनकर रह गई है। इस बार बिहार के दलित समुदाय में क्या संदेश है? क्या वो चिराग के साथ रहेंगे, मांझी को सपोर्ट करेंगे, या फिर एक कोई रास्ता लेंगे? दलितों का रुझान किधर की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है? नहीं, जो मुझे लगता है सर, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा नया प्रयोग किया। उन्होंने एमवाई के साथ, मुस्लिम यादव के साथ कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की। अपने साथ जोड़ने में वो कामयाब रहे, कुशवाहा वोट बैंक को थोड़ा बहुत जोड़ने में कामयाब रहे, और जब सफलता मिली तो इस बार बहुत सारे कुशवाहा नेताओं को उन्होंने टिकट दिया है। अजय कुशवाहा को वैशाली से टिकट दिया है। पूर्व मंत्री हैं रेणु कुशवाहा, जेडीयू में थी पहले, फिर बाद में चिराग पासवान की पार्टी में गई, उनको ठाकुरगंज सीट, माफ कीजिएगा, उनको बिहारीगंज सीट से टिकट दिया है। तो ऐसे ही कई कुशवाहा नेताओं को उन्होंने टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में अभय कुशवाहा, जिस औरंगाबाद लोकसभा सीट को चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता था, उसको भेज दिया, और अभय कुशवाहा वहां से जीत के चले आए। तो उसी तरह से इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा नया प्रयोग किया, और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की यह तैयारी रही है। दलित वोट बैंक, दलित कार्ड कांग्रेस ने खेला, दलित वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी रही है। और इसीलिए जब कांग्रेस के कई नेताओं से मैं बात करता था, कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करता था विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, कि भाई कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो बदले जाएंगे, ऐसी जानकारी है, ऐसी खबर है, और ये हो सकता है। तो कांग्रेस के कई बड़े नेता हमको समझाते थे कि भाई अभिषेक जी, युद्ध के मैदान में कप्तान नहीं बदला जाता, सेनापति नहीं बदला जाता, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे और नहीं बदले जाते। लेकिन हुआ ये कि चुनाव से ठीक पहले, कुछ महीने पहले, कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको हटा दिया। और अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। सवर्ण वोट बैंक कांग्रेस का आधार वोट बैंक रहा है, बाद में छिटका भी, और दलित समाज से आने वाले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो और कई ऐसे कार्यक्रम किए, या पूरी जो कवायद की है कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए, भी एक बड़ी कवायद दिखी है। राजेश राम भी इसको लेकर पूरी तरह से एक्टिव रहे हैं, और कांग्रेस का जो पूरा दलबल है, कांग्रेस की जो पूरी टीम है, इस बात में लगी रही है। तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से सेंधमारी हो जाएगी, लेकिन चिराग पासवान
और जीतन राम मांझी की चमक दमक फीकी करने में कांग्रेस इस बार कामयाब जरूर होगी, जो मुझे लगता है, और सेंधमारी होगी वो उस दलित वोट बैंक में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, निगाह बनाए रखिए, हम लोग फिर संपर्क में करेंगे और बातचीत करेंगे। ये थे अभिषेक मिश्रा, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है कि बातचीत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। शुक्रिया, थैंक यू।